हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 8 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट अलाउज फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी फॉर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। The Supreme Court on Monday allowed the foundation stone-laying ceremony for the new Parliament building to go ahead as scheduled on December 10 after the government gave an undertaking to keep in abeyance construction or demolition of building and shifting of trees in the Central Vista area for now. So Supreme Court ने अपना अलाउंस दे दिया है, उन्होंने पास कर दिया है कि आप पार्लियामेंट में फाउंडेशन की जो पत्थर लगाई जाती है, ईंटें लगाई जाती है, आप वो कर सकते हैं, फाउंडेशन लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का काम शुरू नहीं करना चाहिए। तो जो तोड़ फोड़ करके नया कंस्ट्रक्शन अभी शुरू ना करे तो अच्छा है। अभी सिर्फ आप फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी कर लीजिए 10 दिसंबर को, जो आपको करना है, और कंस्ट्रक्शन का काम, डेमोलिशन का काम आपको बाद में स्टार्ट करना पड़ेगा जब आपका लीगल इश्यूज कंप्लीट हो जाएगा तब। A bench led by Justice A.M. Khanvilkar expressed displeasure with the center for aggressively continuing with the construction, demolition and shifting of the trees even as the questions concerning the legality of Central Vista project was in court. So ये जो पार्लियामेंट की नई सेक्शन बन रही है पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो ये इसका नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ये बात से बहुत डिस्प्लेजर है, उनको ये बात ठीक नहीं लगी कि सेंटर जो है वो अग्रेसिवली सब काम करने जा रही है, वो लोग किसी की सुन नहीं रही है, वो लोग कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन और ट्रीज की शिफ्टिंग सब स्टार्ट कर रही है। सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक आपका ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लीगल नहीं हो जाता, अब तक ये लीगल नहीं हुआ है, जब तक लीगल नहीं हो जाता तब तक आप लोग कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन और ट्रीज की शिफ्टिंग नहीं कर सकते। आपको अनुमति दी गई है, आप फाउंडेशन ले करिए, फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी कीजिए, लेकिन आप फिलहाल कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन का काम स्टार्ट मत कीजिए। सेकंड पॉइंट, Modi calls for legal reforms. India cannot build the coming century with laws of the last century, Prime Minister Narendra Modi said on Monday, stressing the significance of reforms. So Prime Minister नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि आप नया कंट्री नहीं बना सकते पुराने लॉ के साथ। So उनका ये मतलब है कि जो पुराने लॉज है, वो पुराने लॉज हमारी कंट्रीज को आगे बढ़ने से रोक रही है। सो अगर हमें अब आगे बढ़ना है तो पुरानी लॉज को बंद करके नई लॉज लानी पड़ेगी, चाहे वो किसी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट करे, फार्मर्स के ऊपर कुछ भी इफेक्ट करे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि नई कंट्री है तो नई लॉ चाहिए। लॉन्चिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा मेट्रो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ही स्टेटेड दैट द लॉज दैट वर बेनिफिशियल इन द लास्ट सेंचुरी बिकेम अ बर्डन ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी। सो वो ये कह रहे हैं कि लास्ट सेंचुरी में जो बेनिफिट था, जो लॉ बेनिफिट था, वो इस सेंचुरी में, प्रेजेंट टाइम में, वो एक बर्डन, बोझ बन चुकी। सो अगर पहले की लॉज बोझ है तो फिर इतनी फार्मर्स सड़कों पे आके प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? वो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि नई लॉज को हटा दी जाए, जो लॉ पुरानी लॉज ही सही है? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ये बर्डन उन पे है या ये बर्डन आप पे है? For this reason, there must be continuous process for reforms, he asserted. So, उनका ये कहना है कि ये रीजन की वजह से ऐसी बहुत सी लॉज है जिसको चेंज करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, वैक्सीन ऑफर hope, but just relying on the vaccine is not advised. Seeing vaccine as a magic bullet is fraught with danger. It should be seen as the beginning of the end of pandemic, but the journey is still long and will require efforts from all of us. So AIIMS का प्रोफेसर का ये कहना है कि वैक्सीन
को अगर हम लोग एक मैजिक बुलेट की तरह सोचेंगे तो ये बहुत डेंजर बात होगी, क्योंकि ये वैक्सीन शुरुआत है एक पैंडेमिक के खत्म होने का। कोरोना वायरस को खत्म करने का ये एक फर्स्ट स्टेप है, ये शुरुआत है। लेकिन अभी भी जर्नी बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन मिल गई आप पूरे सेफ हो गए या पूरा वर्ल्ड सेफ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल वैक्सीन, सोशल वैक्सीन किसे कहते हैं? सोशल वैक्सीन है जो कोविड 19 के अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मतलब हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना और सैनिटाइजर्स यूज करना, मास्क पहनना, ये सब को कहते हैं सोशल वैक्सीन। ये सोशल वैक्सीन है। सो सोशल वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल वैक्सीन। बायोलॉजिकल वैक्सीन कौन सा है? जो अभी बहुत सारी कंपनीज डेवलप कर रही है, जो वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। सो सोशल वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल वैक्सीन, ये दोनों को एक साथ मानते हुए हमें चलना पड़ेगा। हम अगर ये सोच लिए कि बायोलॉजिकल वैक्सीन आ गया है, अब हमें इंजेक्शन लग जाएगा, वैक्सीन मिल जाएगा, तो अब मुझे कोरोना वायरस कभी नहीं होगा, नहीं, ये गलत है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको वायरस हो सकती है। हाँ, ये बात है कि आपको शायद उतनी सीवियर वायरस नहीं होगी, खतरनाक नहीं होगी, लेकिन हो सकती है और आपसे ये फैल भी सकती है। और आपसे अगर ये फैल गई तो फिर क्या फायदा हुआ वैक्सीन का? तो आपको सोशल वैक्सीन मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको वैक्सीन मिल भी गया तो भी ये करना पड़ेगा। Though vaccines are promising, the outcome isn't going to change overnight. वैक्सीन बहुत बढ़िया है, वैक्सीन आ जाएगा तो ऑब्वियसली पैंडेमिक खत्म होने का स्टार्ट हो जाएगा, पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एक रात की बात नहीं है, ये एक रात में खत्म नहीं होगा, इसे खत्म होने में बरसों लग सकते हैं। It will still be a long fight and people's participation is of utmost importance. ये बहुत ही लंबी फाइट होने वाली है और हर एक इंसान को समझ के इससे चलना पड़ेगा। समझ के चलना मतलब अब आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे आप आपकी फैमिली के बारे में सोच रहे हो तो आपको दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। वैक्सीन आर ऑलवेज ट्राइड on healthy individuals. Efficacy in the field setting is still to be seen and the vaccine offer hope, but just relying on the vaccine is not advised. So वैक्सीन का तो एफिशिएंसी हम लोग फील्ड में देख रहे हैं, जब ट्रायल्स हो रही है हम लोग एफिशिएंसी देख रहे हैं 95%, 93%, 90%, बहुत बढ़िया एफिशिएंसी है। लेकिन वैक्सीन के ऊपर होप है, लेकिन अगर उसके ऊपर हम लोग पूरे पूरे की पूरी रिलाई हो गए, उस पे समाप्त कर दिए कि हाँ वैक्सीन ही ठीक कर देगी, तो ये गलत होगी। हमें सोशल वैक्सीन भी मानना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, after SII, Bharat Biotech seeks DCGI approval for Covaxin. After pharma major Pfizer and Serum Institute of India, Hyderabad-based Bharat Biotech International Limited on Monday sought emergency use authorization from the Drugs Controller General of India for its COVID-19 vaccine Covaxin. So, Pfizer के बाद और Serum Institute of India के बाद अब भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लीगल ऑथराइजेशन मांगा है अपने वैक्सीन की यूज का, और ड्रग कंट्रोल ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अब उनको भी कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसका अप्रूवल मिल जाए। सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ऑक्सफोर्ड के साथ काम करके अपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है और फाइजर का जो आरएनए वैक्सीन है, ये दोनों ऑलरेडी अप्रूवल पा चुकी है। सो अब भारत बायोटेक इंटरनेशनल जो एस्ट्राजेनेका के साथ मिल के काम किए, उनका भी उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि उनको भी अप्रूवल मिल जाए। द वैक्सीन इज बिन डेवलप्ड विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च and is undergoing phase 3 trials in over 25 centers across India. So ये जो वैक्सीन है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से डेवलप किया गया है और ये अभी भी फेज 3 ट्रायल्स में जारी है 25 सेंटर्स में। The Pune based vaccine manufacturer has collaborated with Oxford University and pharmaceutical giant AstraZeneca for making the vaccine and its trial at selected sites. Next point.
द ग्राउंड हैज फॉलन आउट फ्रॉम बीनीथ द फार्मर्स फीट। ये एडिटोरियल का टॉपिक है और ये थोड़ी लंबी टॉपिक है, सो अगर आप, लेकिन मैंने ये थोड़ा कम लिया है जस्ट टू एनालाइज। लेकिन अगर आपको पूरा पढ़ना है ये एडिटोरियल का टॉपिक तो आप द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज में जा सकते हैं, आज की न्यूज़पेपर में, और आपको वो पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ऑल थ्री ऑफ दीज लॉज, फार्मर्स empowerment protection agreement of price assurance and farm service act, the farmers produce trade and commerce promotion and facilitation act, and the essential commodities amendment bill, ये जो तीन एक्ट है, these three acts are palpable attempts to turn the activity of buying and selling farm produce in a form of stock exchange trade। जैसे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड होती है, ये तीन एक्ट फार्मर्स की जो मेहनत की कमाई है, उनकी जो फसल है, उसको एक स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड की तरह बाइंग एंड सेल की जाएगी। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहला यही है, द एक्ट्स हैज बीन पास्ड बाय द सेंटर। सबसे पहले बात, ये एक्ट सेंटर की तरफ से पास की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। However, agriculture remains a matter under the purview of the state list। एग्रीकल्चर हमेशा स्टेट के अंदर रहा है। The center has no jurisdiction to rule over agriculture even under the concurrent list। नए लिस्ट के अंदर में भी ये कहीं भी नहीं दिया गया है, कोई भी jurisdiction में नहीं है कि एग्रीकल्चर में सेंटर अपना टांग लड़ाए। ये स्टेट का मामला है। And so, quite clearly, there is an attempt to usurp powers explicitly given to the states under entries 14, 18, 46, 28 of the state list by the center। So, जो state list था, उसके एंट्री नंबर 14, 18, 46, 28 में ये क्लियरली लिखा गया है कि ये स्टेट के अंदर में आता है, और यहाँ पे दिखा जा रहा है कि स्टेट अब सेंट्रल अभी स्टेट की तरफ से ये पावर छीन रही है। एंड सेकेंडली, इन द वे दैट द एक्ट चेंज ऑल काइंड ऑफ फार्मिंग ट्रेड इनटू डिजिटल कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स रिवील्स हाउ देयर इज एन अटेम्प्ट ऑफ सेलिंग द फार्मर्स प्रोड्यूस इन अ लैंग्वेज दैट द फार्मर हिमसेल्फ डज नॉट नो। सो अब जो फार्मिंग ट्रेड होगी, जो फार्म प्रोड्यूस होगी, जो फसल है, ये सब की जो ट्रेड होगी, ये ऑनलाइन ट्रेड होगी, ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म में होगी, ये डिजिटली ट्रेड की जाएगी। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर्स लगाई जा रही है मंडी के जगह में, और ये डिजिटल जो होगी, इसके बारे में फार्मर्स को कुछ नहीं पता। फार्मर्स लोग एडुकेटेड नहीं होते हैं, दे कैन नॉट यूज द डिजिटल थिंग्स। सो ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये सेलिंग और बाइंग प्रोसेस की जाएगी, ये फार्मर्स के लैंग्वेज के बाहर है। फार्मर्स को खुद नहीं पता कि क्या होगा, उनको खुद नहीं पता कि उनकी फसल के साथ क्या हो रहा है। सो इसके वजह से जब उनको नहीं पता, तो ऑब्वियसली उनको कोई ऐसा इंसान को रखना पड़ेगा जिसको पता हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक मिडिल मैन आ गया, बीच में एक इंसान आ गया जिसको फार्मर को पे करना पड़ेगा। This lack of skill, knowledge and expertise will provoke farmers into hiring middlemen, thereby increasing the operational cost for the farmer। So farmer के पास skill नहीं है, knowledge नहीं है, वो expert नहीं है डिजिटल की तरफ, so उनको जबरदस्ती एक मिडलमैन रखना पड़ेगा जो ये सब काम को संभालेगी, और ऑफ कोर्स वो तो फ्री में नहीं संभालेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये फार्मर्स की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो इस तरीके से अगर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई, तो जो थोड़ी सी पैसे वो लोग कमाते थे, वो भी उनके हाथ से चली जाएगी। और मंडी को प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर देने से फार्मर्स लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज वहां पे डिजिटली सब कुछ काम होगी, वहां पे और क्या क्या काम हो सकती है ये फार्मर्स को खुद नहीं पता होगा। सो दिस इज द रीजन फार्मर्स इतनी प्रोटेस्ट कर रही है और ये बिल्स को हटाने के लिए दावा कर रही है। अगर आपको ये एडिटोरियल पूरा पढ़ना है तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज में जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2000 crore rupees for farm loan waiver
Jharkhand to replace Kisan Bima Yojana. The Jharkhand government has earmarked rupees 2000 crore rupees for loan waiver to farmers in the state. The government is also set to replace PM Kisan Bima Yojana with the state's own Fasal Rahat Yojana and has earmarked rupees 100 crore rupees for this scheme. So झारखंड के गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपीस लोन का वेवर कर दिया, मतलब लोन की छूट कर दी है। जो बैंक को लोन ड्यू था फार्मर की तरफ से 7000 करोड़ रुपीस का ड्यू था, उसमें से 2000 करोड़ रुपीस का जो ड्यू है वो झारखंड गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। अब सिर्फ 5000 करोड़ रुपीस फार्मर्स का ड्यूज रहा है बैंक पे। और द गवर्नमेंट ऑल्सो सेट टू रिप्लेस पीएम किसान बीमा योजना। जो पीएम किसान बीमा योजना था जो सेंटर की तरफ से दिया गया था, झारखंड गवर्नमेंट उसको भी रिप्लेस करने का सोची है और वो अपने खुद की स्टेट की खुद की फसल राहत योजना के साथ रिप्लेस करेगी और उस पे 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट भी करेगी। Both these initiatives are set to come into effect by the end of this month, as per details that emerged after the fourth day of the review meetings of various departments conducted by Chief Minister Hemant Soren. So, ये इस मंथ के एंड तक आ जाएगी और जो हो रहा है किसानों के साथ उसके वजह से ये गवर्नमेंट ने पीएम का योजना को हटा के खुद की स्टेट की खुद की योजना लगा दी है। नेक्स्ट पॉइंट, India's imports of Chinese goods decline. India's imports from China as well as its trade deficit declined sharply in November, marking an exception to a record month for Chinese products around the world that registered the fastest growth in almost 3 years and underlined China's continuing recovery amid a pandemic-induced global slump. So देखा गया कि इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट करती थी वो हेविली डिक्लाइन हुआ है। वो जो डेफिसिट हुआ है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है नवंबर के मंथ पे। और इससे ये देखा जा रहा है कि चाइनीज़ एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा रजिस्टर्ड हो गई थी, कितनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हो गई थी कि अब चाइनीज़ का एक्सपोर्ट कम होने की वजह से इंडिया का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। बायलैटरल trade reached $78 billion over the 11-month period, sharply lower than 2019's 84.4 billion. So जो bilateral trade था वो 2019 में 84.4 billion था और 11 month में वो $78 billion पे गिर गई। China's shipment to India at the end of November accounted for $59 billion. नवंबर में चाइना का जो लास्ट शिपमेंट आया देखा गया कि उसमें अकाउंट किया गया $59 बिलियन हुई थी, जो कि 13% लेस हुई प्रीवियस शिपमेंट से, 13% से गिर गई एंड हेल्पिंग नैरो इंडियाज डेफिसिट टू $40 बिलियन फ्रॉम $51.6 बिलियन इन द ईयर अर्लियर पीरियड। सो ये पीरियड में जो इंडिया का डेफिसिट था वो $40 बिलियन हुआ है, जो कि पहले $51.6 बिलियन था। India's annual trade deficit with its northern neighbor had shrunk by 2% in 2019. 2019 में 2% गिर गया था ट्रेड डेफिसिट, जो कि 56.95 बिलियन था, मार्किंग द फर्स्ट डिक्लाइन सिंस 2005. 2005 के बाद ये सबसे पहली डिक्लाइन थी। नेक्स्ट पॉइंट, यूएस चाइना डोमिनेंट arms market. US and China companies dominated the global arms market in 2019, while the West Asia made its first appearance among the 25 biggest weapons manufacturers, a report by SIPRI Research Institute said on Monday. So SIPRI means Stockholm International Peace Research Institute. So ये इंस्टीट्यूट की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई उससे ये देखा गया कि यूएस और चाइनीज कंपनीज जो है वो पूरे ग्लोबल मार्केट पे रूल की है। जो ग्लोबल आर्म्स मार्केट होती है जहाँ पे गन्स सप्लाईज ये सब मिलती है, जो हथियार वगैरह मिलती है, वो मार्केट को 2019 में यूएस और चाइना के कंपनी ने डोमिनेट किया है, रूल किया है। While West Asia made its appearance among the 25 biggest weapons manufacturers.
और वेस्ट एशिया पहली बार जो अपीयरेंस की है। द यूएस आर्मी इंडस्ट्री अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ सेल्स बाय द वर्ल्ड्स टॉप 25 मैन्युफैक्चरर लास्ट ईयर। तो वर्ल्ड के टॉप 25 मैन्युफैक्चरर लास्ट ईयर में यूएस आर्मी ने, यूएस आर्म्स इंडस्ट्री, द यूएस के गन्स या हथियार इंडस्ट्री ने 61% का सेल अकाउंट किया है और चाइना ने 15.7% का सेल अकाउंट किया है। टोटल सेल्स बाय द टॉप 25 रोज बाय 8.5% टू $361 बिलियन और 50 times the annual budget of the UN peacekeeping operation. So जो टोटल सेल्स था टॉप 25 मैन्युफैक्चरर्स का वो 8.5% से बढ़ा है। जो आर्म्स डील है वो बढ़ा है $361 बिलियन तक, जो कि 50 टाइम जो कि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन की जो बजट होती है एनुअल बजट उसकी 50 उससे 50 गुना ज्यादा बड़ा है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 8 दिसंबर का इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि बहुत ही खास इवेंट है, जो कभी भी आपके हिस्ट्रीज में या फिर ज्योग्राफी में या फिर आपके कुछ भी जनरल नॉलेज में आ सकती है। सो ये है ऑन 8 दिसंबर 1941 द यूनाइटेड स्टेट्स एंटर्ड वर्ल्ड वॉर 2 as Congress declared war against Imperial Japan a day after the attack on Pearl Harbor. So जैसे हम लोग को पता है 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर पे अटैक किया गया था। पर्ल हार्बर पे जापानीज फोर्स अटैक किया था, जो कि एक यूएस पोर्ट थी, शिपिंग पोर्ट, जहाँ पे एरोप्लेन्स जो कि वॉर शिप्स होती थी, वो पर्ल हार्बर पे अटैक किया गया था। और उसका बदला लेने के लिए नेक्स्ट डे 8 दिसंबर को यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेयर किया था वॉर जापान के अगेंस्ट, और उसके बाद ही 2 एटम बम गिराए गए थे जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में, जो वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म कर दिया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर सक्सेस मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस मिल गया अब आप पीछे हट गए, क्या मुझे सक्सेस मिल गया अब मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरा काम हो गया। नहीं, आपको सक्सेस मिल गया है, अब आपको वो सक्सेस पे कायम रहना है। ये नहीं कि आपके सक्सेस को अब फेलियर बनाना है, नहीं। अब आपको आपके सक्सेस पे कायम रहना है और उसको कंटिन्यू रखना है। तो आपके पास वो बल होना चाहिए जी, जो आप आपके सक्सेस को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और फेलियर फेलियर इतनी फेटल भी नहीं है, फेलियर इतना खराब भी नहीं है। अगर आप फेल हो गए तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ हार गए, नहीं, आप कुछ नहीं हारे। फेलियर आपको सिखाती है, फेलियर आपको लेसन देती है सक्सेस बनने के लिए। तो फेलियर खुद एक सक्सेस का एक स्टेप है। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आपको सक्सेस का असलियत पता नहीं चलेगा, सक्सेस का असली मजा क्या होता है वो पता नहीं चलेगा अगर आप फेल नहीं हुए तो। सो फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है, आप फेल हो सकते हो, लेकिन आप फेलियर से उभर के सक्सेस भी हो सकते हो। और सक्सेस फाइनल नहीं होता है, सक्सेस को हमेशा कायम रखना पड़ता है। तो आपके पास बल होना चाहिए, करेज होना चाहिए कि आप कंटिन्यू करें, क्योंकि वही कामयाबी है। सो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप हमेशा लाइफ में सक्सेस रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।